दोस्तों कुछ साल पहले क्रिस और उसके एक दोस्त लीना एक पार्टी में गए थे जहाँ हर किसी की लाइफ बहुत ही रॉयल लग रही थी। हर दूसरा बंदा या तो किसी नए एडवेंचर पे गया था या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में बिजी था। पार्टी खत्म होने के बाद क्रिस ने अलीना से पूछा, पार्टी में इतने सारे इंटरेस्टिंग लोग थे, तुझे सबसे ज्यादा किससे बात करके मजा आया? बिना सोचे एकदम से अलीना ने कहा, हाँ सब इंटरेस्टिंग ही थे बट सबसे ज्यादा डैन स्मिथ। अच्छा डैन करता क्या है? पता नहीं। रहता कहाँ है? पता नहीं। पैशन क्या है उसका? मालूम नहीं। तो किस बारे में बात हुई? ज्यादातर बात तो मेरी लाइफ के बारे में ही हो रही थी। ये क्या था? अलीना को डैन के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वही लगा उसे। मैं बता दो दोस्तों क्यों। क्योंकि डैन ने सिर्फ अलीना को ध्यान से सुना था, उसकी सारी बातों को चुपचाप सुना। सिर्फ सुनकर उसने अलीना को इतना ज्यादा इंप्रेस कर दिया कि उसे खुद डैन के बारे में कुछ जानने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई और बिना कुछ जाने ही डैन उसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी बन गया। बाद में जब क्रिस को खुद डैन से मिलने का मौका मिला तो क्रिस ने उसके बारे में सब कुछ पूछा। उसे पता चला डैन पेरिस में रहता है, साउथ ऑफ फ्रांस में उसका बीच हाउस है, आल्प्स में एक माउंटेन होम है उसका, दुनिया भर में पिरामिड्स और एंशिएंट रूइंस के लिए साउंड एंड लाइट शोज बनाता है वो, और हैंग ग्लाइडिंग और स्कूबा डाइविंग का दीवाना है। इतनी एडवेंचरस, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ होने के बावजूद उसने एलिना से मिलने के वक्त अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब क्रिस ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने इस बारे में बोला, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि दूसरे इंसान के बारे में थोड़ा ज्यादा जानूं, उनकी कहानी और एक्सपीरियंसेस सुनना मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। दोस्तों यही होती है पहचान असली कॉन्फिडेंट लोगों की, वो बोलने से ज्यादा सुनते हैं और इसी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते वही बस अपने बारे में बिना पूछे ही बोलते रहते हैं। कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान ज्यादा सुनने से होती है, बोलने से नहीं। इस टेक्निक का नाम है स्विवेलिंग स्पॉटलाइट। इसमें जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलो तो सोचो कि एक बड़ी सी रोशनी तुम दोनों के बीच है। जब तुम बोल रहे हो तो रोशनी तुम पर है, जब वो बोल रहा है तो रोशनी उस पर है, और जब तक तुम उस रोशनी को अपने सामने वाले पर रखते हो और उनकी बातों पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना कि खुद कुछ बोलने पे, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं और फिर भी वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग समझते हैं, तुमसे ज्यादा बात करना चाहते हैं। इसी टेक्निक का नाम है स्विवेलिंग स्पॉटलाइट, और ये टेक्निक है हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब के ढेर सारे टेक्निक्स में से। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को अपनाने से एक इंसान की कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप उनमें से हो जो लोग बात करने से डरते हैं या कम्युनिकेशन करने से पीछे हटते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान की तरह काम करेगी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इसी किताब के 5 टिप्स को समझा था। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो पहले जाकर उसे जरूर देखिएगा। आज हम कुछ और ऐसे ही शानदार छोटे मगर इम्पैक्टफुल टिप्स के बारे में जानेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन लेवल को आसमान तक पहुंचा देगा और लोगों के सामने आपकी एक जबरदस्त इमेज सेट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और इसी के साथ किताब यात्रा शुरू किया जाए। अगला टेक्निक है वर्ड डिटेक्टर। दोस्तों कभी सोचा है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम कैसे पता करें कि सामने वाले को वो बातचीत पसंद भी आ रही है या नहीं, कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा। दोस्तों ऑथर की एक दोस्त थी नैन्सी, जो एक नर्सिंग होम में काम करती थी। उसका कहना था कि वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग काफी रूड, काफी बदतमीज और चुप रहने वाले होते थे। उनकी एक पेशेंट थी जिनका नाम था मिसेस ऑटिस, जो कभी भी खुलकर बात नहीं करती थी। एक दिन नैन्सी ने ऐसे ही कैजुअल बातचीत शुरू करते हुए उनसे कहा, पिछले हफ्ते का तूफान कितना बुरा था ना? मिसेस ऑटिस ने तुरंत ही बात काटते हुए कहा, हाँ लेकिन पौधों के लिए तो बहुत अच्छा था ना। नैन्सी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो एक टॉपिक सोच कर आई थी और उन्हें लगा जैसे मिसेस ऑटिस उनकी बात को काटना चाहती थी, उनकी बात का उल्टा जवाब देना चाहती थी। ये बात जब उन्होंने ऑथर को बताई तो ऑथर ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी मिसेस ऑटिस से पूछा है कि उन्होंने पौधों का जिक्र क्यों किया? ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पौधे पसंद हो। नैन्सी ने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऑथर ने उनसे जिद की कि अगले दिन वो उनसे इस बारे में जरूर पूछे। अगले दिन नैन्सी ने जाकर मिसेस ऑटिस से पूछा, मिसेस ऑटिस क्या आपको पौधे पसंद है? इतनी सी बात को सुनकर मिसेस ऑटिस बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने बताया कि उनके पति एक गार्डनर थे और वो खुद भी गार्डनिंग की दीवानी थी। उस दिन मिसेस ऑटिस ने नैन्सी को उधर से जाने ही नहीं दिया। वो चुप ही नहीं हो रही थी और नैन्सी का वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो गया। दोस्तों यही होता है जब आप किसी के लफ्जों के छोटे छोटे सुराग को पकड़ लेते हो। हम अक्सर बात करते वक्त इस बात को लेकर सोचते रहते हैं कि क्या ये बातचीत इंटरेस्टिंग है, क्या दूसरे बंदे को अच्छी भी लग रही है या सिर्फ मैं मजे ले रहा हूँ। और इसका यही सबसे जबरदस्त तरीका है वर्ड डिटेक्टिव। मुश्किल काम नहीं है, सामने वाले के हर लफ्ज को ध्यान से सुनो, कहीं ना कहीं उसी में छुपा होता है उनका इंटरेस्ट, उनका फेवरेट टॉपिक। जब कोई किसी बात का जिक्र करता है तो ये उनका सबकॉन्शियस सिग्नल होता है कि वो उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आप बस उस छोटी सी बात को पकड़ लीजिए और उसी बात को आगे बढ़ाइए, सामने वाला अपने आप ही आपसे चिपक जाएगा। अगर कोई बोलता है मौसम ने मेरे कुत्ते को परेशान कर दिया, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसे अपने कुत्ते के बारे में बात करनी है। अगर कोई आर्थराइटिस का जिक्र करता है तो समझ जाओ कि वो अपनी हेल्थ के बारे में बात शेयर करना चाहता है। और मजे की बात यह है कि आपको उनका शौक शेयर करने के लिए उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की भी जरूरत नहीं। आप बस उस टॉपिक को एक्साइटमेंट के साथ बोलो, अच्छा आपका कुत्ता कौन सी ब्रीड का है, कब से है वो आपके पास, नाम क्या है उसका। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बात समझ रहे हैं और कॉन्वर्सेशन और भी ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगी। अगला टेक्निक है इंस्टेंट हिस्ट्री। दोस्तों ऑथर की एक ऐसी कहानी है उनके एक दोस्त डेरिल के साथ। 5 साल पहले वो उससे एक पार्टी में मिले थे। पार्टी में डेरिल ने बताया कि वो डक फार्म में पैदा हुआ है। ऑथर हैरान थे, उन्होंने कभी डक फार्म देखी नहीं थी। उस पर डेरिल ने तुरंत बतख की आवाज निकाली और एक जबरदस्त इमिटेशन किया। उनको बाहर के गार्डन में ले जाकर वहां पर आंख से आंख मिलाकर अपने हाथ फड़फड़ा कर क्वैक क्वैक किया। ऑथर ये सब देख के बहुत ज्यादा ही हंस पड़े और फिर उन दोनों ने बाहर जाकर पूरे गार्डन में बतखों की तरह चक्कर लगाया और वहीं पर वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हो गए। अगली सुबह जब फोन आया तो फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई क्वैक। इस पर ऑथर ने भी इधर से कहा क्वैक क्वैक। बस दोस्ती वहीं से शुरू हो गई। आज 5 साल
बाद भी जब भी उनके उस दोस्त का कॉल आता है तो सिर्फ एक क्वैक क्वैक आवाज में ही उनकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। चाहे 6 महीने बीत जाए या सालों साल, उस एक शब्द से उनकी दोस्ती फिर से जिंदा हो जाती है। इसी टेक्निक का नाम है इंस्टेंट हिस्ट्री। जब किसी नए इंसान से मिलो तो कोई एक फनी या यूनिक मोमेंट को पकड़ लो, उस मोमेंट से जुड़ी कोई एक ऐसी लाइन, एक ऐसा लफ्ज तय कर लो जिससे एक ह्यूमर सा क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा हंसी का माहौल बन जाए, और फिर जब अगली बार मिलो तो उसी लफ्ज का दोबारा इस्तेमाल करो ताकि पुरानी यादें ताजा हो जाए और इससे आप दोनों के बीच एक इंस्टेंट बॉन्डिंग हो जाए, जैसे आप कोई पुराने दोस्त हो। एग्जाम्पल के तौर पर सैम एक बार बेन के साथ एक ऑटो राइड में जा रहा था। सामने ऑटो ड्राइवर बिना वजह जोर से एफएम पे फुल वॉल्यूम में भजन चला रहा था। दोनों ही इरिटेट हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। इस पे सैम ने कहा, यार इसका एफएम भजन मूड कब बंद होगा? बेन ने कहा, ज्यादा टाइम चला ना तो उसमें पक्का बहरा हो जाऊंगा। इस पर दोनों ही हंस पड़े। उसके बाद जब भी उन दोनों के बीच कोई ऑकवर्ड साइलेंस होता या किसी का मूड खराब होता तो दूसरा वाला बोल देता, क्या भाई एफएम भजन मूड ऑन है क्या? और ये सुनकर दोनों ही हंस पड़ते। आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या बोल दिया, लेकिन ये एक लफ्ज उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती थी। ओलिविया और नोआ अपने फर्स्ट डेट पे गए थे, लेकिन उस रेस्टोरेंट में उनके सामने एक बहुत ही गंदी सी चीज गार्लिक फ्राइज परोस दी गई। उसे देख के तो बहुत जबरदस्त लगा, लेकिन जैसे उन्होंने उसे मुंह में डाला तो दोनों का ही टेस्ट बिगड़ गया। लेकिन फिर भी दोनों हंसते रहे। आज वो दोनों शादीशुदा है, लेकिन आज भी वो जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई नई फूड की मेन्यू देखते हैं तो सामने वाला कहता है, ये ठीक होगा क्या? कहीं गार्लिक फ्राइज जैसा कांड ना हो जाए। ये एक वर्ड गार्लिक फ्राइज आसपास के लोगों को समझ में तो नहीं आता था, लेकिन ये ओलिविया और नोआ के बीच एक प्राइवेट इमोशनल लैंग्वेज बन गया था। सिर्फ एक अजीब सा डायलॉग और दोनों की हंसी निकल जाती थी। यही उनके बॉन्डिंग की पहचान थी। अगला टेक्निक है एक्सीडेंटल एडिलेशन। मंडे मॉर्निंग 9:15 AM, नई जॉब, नए लोग, नई ऑफिस का एकदम कॉर्पोरेट वाइब। केविन एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पंक्चुअल बंदा नए प्रोजेक्ट के ऑनबोर्डिंग के लिए आया था। लिफ्ट ब्रेक डाउन हो चुकी थी और रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आई एम सॉरी सर, आपको 3rd फ्लोर तक सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। तभी पीछे से एक कॉन्फिडेंट सी आवाज आई, एक्सक्यूज मी, मैं भी 3rd फ्लोर ही जा रहा हूँ, चलिए साथ चल सकते हैं। वो था एरिक। उसी की टीम में केविन ज्वाइन हुआ था। आज वो दोनों पहली बार मिल रहे थे। दोनों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। पहले 2 फ्लोर्स तक तो बातें बेसिक थी। आप कब ज्वाइन हुए? पिछली कंपनी कौन सी थी? ऐसी ही सेफ जोन वाली बातें। लेकिन 3rd फ्लोर आने से थोड़ी ही पहले एरिक की सांस थोड़ी सी चढ़ गई और पसीना आने लगा। वो थोड़ा हिचकिचाया और हंसते हुए बातों ही बातों में बोल दिया, यार कोई भी तुम्हारे जैसा फिट हो ना तो सीढ़ियां आराम से फटाफट चढ़ जाए। मैं तो थक गया यार, अब चलो बॉस का केबिन तो आ ही गया। अरे बातों बातों में ये एरिक ने क्या बोल दिया? क्या उसने मेरी तारीफ की? क्या मैं उसे इतना फिट लगा? क्या उसने ये जानबूझ के कहा या ऐसे ही बातों बातों में निकल गया? क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। केविन के दिमाग में ये सारी बातें कम से कम अगले 15 मिनट तक चलती रही। एरिक की वो एक छोटी सी सेंटेंस केविन को इतना अच्छा लगा कि उसके बाद उस इंसान के बारे में वो आज तक पॉजिटिव सोच रखता है। दोस्तों यही है एक्सीडेंटल एडिलेशन। इसका मतलब है किसी की तारीफ ऐसे कैजुअली करना जैसे आप किसी और ही टॉपिक पे बात कर रहे हो और तारीफ गलती से बीच में निकल आई। सुनने में ऐसा लगता है जैसे आपने प्लान ही नहीं किया था और अचानक से निकल आई। सुनने वाले को ऐसा लगेगा यार ये तो बातों बातों में अचानक से निकल आया। सच्ची ही तारीफ है, ये आदमी वाकई में अच्छा सोचता है मेरे बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जिम के बाद चार्लोट ने रोस्ट से कहा, यार मैं तो बस ट्रेडमिल पे 10 मिनट भागी और मेरी सांस ही चढ़ गई। तुम लोग तो उसके बाद डेडलिफ्ट भी मार लेते हो, कैसे कर लेते हो यार? ओ माय गॉड, उसने मेरी तारीफ की। ऑफिस में एक मीटिंग के बाद ईथन ने सोफिया से कहा, यार मैं तो अपनी स्लाइड्स कल रात तक बना रहा था, तू होती तो तेरा तो एक ही ड्राफ्ट फाइनल होता। तेरा कंटेंट एकदम स्पॉट ऑन रहता है यार। हैं ये क्या बोल दिया इसने? क्या मैं इतनी स्मार्ट लगती हूँ इसे? दोस्तों अगला टेक्निक है नी जर्क वाव। मिया के लिए वो दिन उसके पहले पब्लिक स्पीच का दिन था। उसका पहला असली स्टेज डेब्यू रोटरी क्लब के एक फॉर्मल लंच इवेंट में, जहां उसे एक मोटिवेशनल स्पीच देनी थी। स्पीच की प्रैक्टिस उसने अच्छे से की थी। अपने आईने के सामने खड़े होकर पूरी रात वो प्रैक्टिस करती रही और कभी कभी थोड़ी सी रिहर्सल अपने रूममेट इजाबेला के साथ भी कर लेती थी। लेकिन जब असली मोमेंट आया स्टेज पे चढ़ने का तो सब कुछ अलग लगा। जब मिया अपनी कुर्सी से उठी तो उसके पैर हल्के से कांपने लगे। स्टेज पे चढ़ने के बाद जब उसके सामने 17 लोग बैठे दिखे, उसके लिए वो 17 लोग नहीं 17,000 स्ट्रिक्ट जजेस लग रहे थे, जैसे बस एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हो ताकि पब्लिकली उसकी बेइज्जती कर सके। ये सब सोचकर जबान उसकी चौक की तरह सूख गई, हाथ मछली की तरह गीले हो गए, नर्वसनेस में डूब गई वो। लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई, आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सबके सामने ये बात कहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिर वो बोलती रही। 30 मिनट तक बोलने के बाद तालियां बजनी शुरू हुई। क्लैप्स कुछ हल्के हल्के से ही थे। मिया को लगा ये फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं यार, इतनी अच्छी स्पीच तो थी भी नहीं शायद। वो वापस जाकर इजाबेला के पास बैठी, दिल में ये उम्मीद लिए कि अब शायद उसके रूममेट उसकी स्पीच सुनने के बाद उसे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट तो देगी। लेकिन इजाबेला ने सिर्फ फॉक उठाया और ये कहा, यार ये आइसक्रीम कितना सही है यार, ट्राई करके दे। मिया शॉक में चली गई। उसके अंदर से एक चीख निकली, डैम इट इजाबेला, स्पीच कैसा था मेरा ये तो बता। लेकिन वो चीख अंदर ही रह गई। वो ज्यादा डेस्परेट ना लगे इसलिए उसने खुलकर पूछा ही नहीं। और फिर वो पल चला गया जब उसे तारीफ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ देर बाद जब दोनों के बीच काफी वक्त तक साइलेंस रहा, तब इजाबेला को एहसास हुआ कि शायद उसे मिया की तारीफ कर देनी चाहिए थी। इसलिए उसने बोला, यार सच बताऊं, मुझे लगता है तेरा स्पीच सबको पसंद आया होगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मिया ने एक हल्की सी स्माइल तो दी, लेकिन जो पल चला गया जिसमें उसे एक्चुअल में एक तारीफ की जरूरत थी, उसकी कमी उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। दोस्तों किसी की तारीफ करने का सबसे गोल्डन रूल है कि जब कोई कुछ अच्छा करे या कोई एफर्ट दिखाए तो उसी वक्त तुरंत उसकी तारीफ करो। ठीक वैसे ही जैसे जब एक डॉक्टर आपके घुटने पे मारता है और दर्द से आपका घुटना अचानक से उछलता है, वैसे ही उतने ही अचानक से आपको उसी वक्त तारीफ करनी है। इसी टेक्निक को कहते हैं नी जर्क वाव। चाहे कोई बिजनेस डील क्लोज हुआ हो, चाहे किसी ने चॉकलेट केक बनाया हो या कोई बर्थडे पार्टी में किसी ने
ने गाना गाया हो, वो बंदा सिर्फ एक ही चीज सुनना चाहता है, वाह क्या परफॉर्मेंस था यार। ना 10 मिनट बाद, ना 2 मिनट बाद, बिल्कुल उसी वक्त जैसे ही आप उससे मिलो उसकी तारीफ करो। लेकिन ब्रो, अगर वो बंदा बेहुदा चॉकलेट बनाए तो, पार्टी में बेसुरा गाना गाए तो झूठ बोलूं? हाँ बिल्कुल, बिना किसी शर्म के झूठ बोलिए। उस वक्त एक परफॉर्मर की ईगो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त उसे सच्चाई नहीं सुननी होती, उसे बस ये सुनना होता है कि उसने जो मेहनत दिखाई, जो एफर्ट दिया, वो सही था। उसके अगले दिन उठकर वो बंदा शायद सोचे कि शायद मैंने इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, लेकिन तभी उसे याद आएगा कि एक बंदा था जिसने उसकी तारीफ की थी। भले उसे वो पता चले कि आपने उसकी झूठी तारीफ की थी, लेकिन वो आपको ज्यादा इज्जत करेगा आपके उस प्यारे से झूठ के लिए जिसने उसका दिल रख लिया और उसकी मायूसी को कम कर दिया। अगला टेक्निक है बूमरैंगिंग। वो एक फ्राइडे की शाम थी, ऑफिस की पार्टी शुरू हो चुकी थी, ग्लासेस की चिनचिन, हल्का सा जैज म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा था और लोग धीरे धीरे शांत सी कॉन्वर्सेशंस में बिजी थे। लिंडा पार्टी में एंटर करती है बिल्कुल टाइम पे। उसने पहना था एक नेवी ब्लू ड्रेस, कोई फ्लैशी डिजाइनर पीस नहीं, एकदम क्लासी। उसके बाल हल्के से बंधे हुए थे और उसकी अदा में एक टिपिकल कामनेस था। पार्टी में वही दूर खड़े एडम ने लिंडा की उस खूबसूरती को नोटिस किया। वैसे तो वो हमेशा चुपके चुपके लिंडा को देखता ही था, उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करता ही था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आई, या पता नहीं शायद वाइन का असर था। उसने मुस्कुराते हुए लिंडा के पास जाकर कहा, ए यार तुम इस ड्रेस में बहुत कमाल लग रही हो यार। लिंडा ने एक सेकंड तक पॉज किया, फिर उसने थोड़ी सी हंसी में कहा, ये यार ऐसा भी क्या खास है इस ड्रेस में, सरोजिनी से ही लिया था मैंने। एडम के चेहरे से मुस्कान एकदम से सूख गई। उसने बस सर हिलाया, अपने ड्रिंक से थोड़ा सा सिप लिया और फिर दूसरी तरफ देखने लगा और कुछ देर बाद साइड भी हो गया। उसके अंदर से एक आवाज आई कि शायद मैंने गलती कर दी, शायद उसे मेरी तारीफ इतनी पसंद नहीं आई, शायद मुझे उसकी तारीफ करनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद एडम ने फिर कभी लिंडा की तारीफ की ही नहीं, ना उस रात, ना अगले हफ्ते, ना कभी। 3 हफ्ते बाद जब लिंडा एक ब्रेक रूम में बैठकर कॉफी पी रही थी, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। उसके दोस्त क्लेयर ने पूछा, सब ठीक तो है? लिंडा ने थोड़ा गुस्से में, थोड़ी तकलीफ के साथ कहा, एडम हमेशा मुझे नोटिस करता है, मुझे पता है वो मुझे पसंद करता है, लेकिन कभी मेरी तारीफ ही नहीं करता। क्लेयर ने हैरानी से कहा, पर उस दिन उसने पार्टी में तुम्हारी ड्रेस की तारीफ तो की थी, याद है? लिंडा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अब उसे समझ में आया कि उसके उस छोटे से कैजुअल से जवाब ने उस पल की जादू को खत्म कर दिया था। दोस्तों, ये हम सब में एक बहुत पुरानी दिक्कत है, हम तारीफ लेना नहीं जानते। जब कोई भी हमारी तारीफ करता है तो हम या तो शर्मा जाते हैं, या मना कर देते हैं, या एक मॉडेस्टी दिखाने के चक्कर में उस बात को ही झुठला देते हैं। इस वजह से हम एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन कनेक्शन मिस कर देते हैं। दोस्तों, जिस तरह बूमरैंग हवा में जाता है और वापस उसी को आकर लगता है, ठीक वैसी तरह जब भी कोई आपकी तरफ तारीफ फेंके तो उस तारीफ को वापस एक अच्छे गेस्चर में उस तक पहुंचाइए। अगर कोई आपसे कहे, आपके जूते बहुत प्यारे हैं, ओह मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने नोटिस किया, अभी हाल ही में लिए हैं, ओह आपने क्या कमाल काम किया है प्रोजेक्ट पे, आपसे ये सुनना बहुत ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका वेकेशन कैसा रहा? सब बढ़िया था ना? वो आपको याद रहा? बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? ओह थैंक यू सो मच। आप कितने कह रही हैं? हाँ, अभी मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, तारीफ लेना एक कला है, इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करके आप पर रोशनी डाले तो आप उसके लिए शुक्रिया कहकर रोशनी वापस उनकी तरफ जरूर कीजिए। अब लास्ट टेक्निक है थैंक यू। दोस्तों, आरव एक रेगुलर सा इंसान था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, डिसेंट जॉब, शांत सा नेचर। उसकी जिंदगी का एक ही मोटो था, सिंपल रहो, साफ बोलो, ज्यादा इंप्रेस करने का कोई प्रेशर मत लो। लेकिन एक चीज थी जो उसके ऑफिस वाले उसके बारे में बार बार कहते थे, यार ये आरव ना, ये अलग ही एक टच छोड़ जाता है यार। एक दिन उसके नए नए ज्वाइन हुए कलीग ऋषि ने उसके पास जाकर कैजुअली पूछा, भाई तू ऐसा क्या करता है कि लोग तेरी इतनी तारीफ करते हैं? आरव मुस्कुराया और उसने कहा, दोस्त एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, मैं जब भी किसी को थैंक यू बोलता हूँ तो कभी अकेला थैंक यू नहीं बोलता। इसका क्या मतलब है? चल मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 3 महीने पहले मैं एक कैफे में गया था जहाँ मैं पहली बार गया था। काफी भीड़ थी। एक वेटर थोड़ा सा थका हुआ सा था, मेरे टेबल के पास आया। ऑर्डर लेने में उसने कुछ 10 मिनट लगाए। मैंने फिर उससे सिर्फ इतना बोला, दोस्त इतनी भीड़ में भी जल्दबाजी ना करते हुए इतना टाइम लेकर पेशेंस के साथ मुझे सर्व करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बस इतना। अगली बार मैं जब भी वहाँ गया उसने दूर से ही मुझे देखते हुए बोला, सर आपका फेवरेट कॉर्नर टेबल रेडी है। उसकी अगली बार जब मैं गया तब उसने बिना पूछे बोला, कोल्ड कॉफी नो शुगर, है ना सर। मैं आज उसके लिए एक रेगुलर कस्टमर बन गया हूँ और वो जब भी मुझे देखता है एक अलग ही जेस्चर देता है। ये सब सिर्फ एक थैंक यू से हुआ? सिर्फ थैंक यू से नहीं दोस्त, थैंक यू कहने के अंदाज की वजह से हुआ। ये कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो उसके साथ जब आप कुछ ऐड करते हो तो वो पर्सनल लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो थैंक यू सिर्फ उसके लिए है। इसीलिए जब भी आप किसी को थैंक यू बोलो तो उसे खाली मत बोलो, उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर लगाया करो। जैसे कि जब भी मैं एक फ्लाइट से उतरता हूँ तो पायलट के पास से गुजरते वक्त उसे कैजुअली बोलता हूँ, हमें सेफली घर पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हर बार उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। न जाने कितने लोग उससे मिलते होंगे, लेकिन ये छोटी सी चीज उनके लिए भी एक फर्क पैदा करती है। ऋषि ये सुनकर एकदम दंग रह गया। उसके अगले ही दिन उसने तरीका अपनी टीममेट अनन्या के ऊपर आजमाने का सोचा। उसकी टीममेट अनन्या ने उसके लिए एक रिपोर्ट फिनिश करने में उसकी मदद की। तो उसने एक सिंपल थैंक यू कहने की जगह ये कहा, यार इतनी देर तक रुककर मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, तूने सही में बचा लिया। अनन्या एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गई और फिर मुस्कुराई। उसे एक पल में ऋषि को फील हुआ, अच्छा ये तो वाकई में क्लासी लग रहा है यार। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी किसी को थैंक यू बोलना हो तो थैंक यू को अकेला मत बोलो, उसके साथ उसकी वजह जुड़ी होनी चाहिए। उससे वो थैंक यू बहुत ही पर्सनलाइज लगता है। जैसे कि मुझे कॉल बैक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बारे में याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, जब कोई मेरे साथ नहीं था तो मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझसे पूछने का शुक्रिया, मुझ पर भरोसा करने का शुक्रिया, मेरे साथ डांस करने का शुक्रिया, मेरी
मदद करने का शुक्रिया, मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, मुझे मोटिवेट करने का शुक्रिया, और फाइनली आप सब लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज के बाद आपको भी देखकर लोग यही बोले यार ये बंदा ना ये अलग ही टच छोड़ जाता है। अगर किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय।